मुझे कनाडा आए 2 बरस हो चुके थे। जब भी घर कॉल करता, मेरी तबीयत का पूछने की बजाय घर वाले पैसे माँगना शुरू कर देते। एक रोज़ तंग आकर मैंने दोस्त के ज़रिए से घर राब्ता किया। हेलो सुलेमान, तुम सुन रही हो ना मेरी बात? वो दूसरी तरफ शायद सिग्नल का मसला समझकर ऊँची आवाज़ में बोल रहे थे, मगर जहाँ मेरा वजूद बर्फ़ की तरह जम चुका था। हाँ, मैं सुन रहा हूँ, मैंने इंतहाई धीमी और टूटी हुई आवाज़ में जवाब दिया, जिसमें दर्द की शिद्दत नुमायाँ थी। अरे तो फिर जवाब क्यों नहीं दे रहे? मैं कब से पूछ रहा हूँ कि वो 15 लाख रुपए कब भेजोगे? मेरी डील पक्की हो चुकी है। अगर कल तक पैसे ना मिले तो ये सुनहरी मौका मेरे हाथ से निकल जाएगा। दूसरी तरफ से मेरे भाई वकास की बेहिस आवाज़ मेरे कानों से टकराई। वकास, मुझे आज तनख्वाह नहीं मिली और तुम्हें पता है, जहाँ कनाडा में शदीद बर्फबारी की वजह से मेरा काम पिछले हफ्ते बंद रहा है। मेरे पास खाने तक के पैसे नहीं, तो मैं 15 लाख कैसे भेज सकता हूँ? मैंने अपनी लरजती हुई आवाज़ में उसे अपनी मजबूरी बताने की कोशिश की। ओहो भाई, आप भी ना बस बहाने बना लिया करें। अब वहाँ कनाडा में नोटों की बारिश होती है और आप कह रहे हैं कि खाने के पैसे नहीं हैं? अच्छा छोड़िए ये ड्रामेबाजी। मैं अम्मी को फ़ोन देता हूँ, वो खुद बात कर लेंगी। दूसरी तरफ से वकास ने इंतहाई लापरवाही से फ़ोन माँ के हाथ में थमा दिया। सलमान बेटा, क्यों तंग कर रही हो अपने भाई को? भेज दो ना पैसे, वैसे भी तुम वहाँ अकेली हो, तुम्हारा कौन सा खर्चा है? जहाँ वकास का कारोबार सेट हो जाएगा तो तुम्हारे लिए ही आसानी होगी। माँ की आवाज़ में मोहब्बत कम और मतलब ज़्यादा था। अम्मी, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, मुझे डॉक्टर के पास जाना है, मेरे पास दवाई के पैसे नहीं हैं। मैंने आखिरी उम्मीद पर माँ को पुकारा था। अरे बेटा, कुछ नहीं होता, जवान जानो, थोड़ा बहुत बुखार तो हो जाता है, तुम बस कल तक पैसे भेज देना, वकास बहुत परेशान है। ये कहकर दूसरी तरफ से फ़ोन बंद कर दिया गया और मैं कनाडा की यख बस्ता सर्दी में अपने ठंडे पड़ते वजूद के साथ हाथ में मोबाइल थामे पत्थर का हो चुका था। ये वो लम्हा था जिसने मेरी ज़िंदगी की सिमत बदल दी। मगर मुझे अभी बहुत कुछ देखना बाकी था। मेरा नाम सलमान है और मैं एक इंतहाई गरीब और पसमानदा घराने से तलक रखता था। हम कुल 5 बहन भाई थे, 2 भाई और 3 बहनें। मैं घर में सबसे बड़ा था और यही मेरा सबसे बड़ा जुर्म बन गया। मेरे वालिद एक छोटी सी फैक्ट्री में मुलाजिम थे, जहाँ उनकी तनख्वाह इतनी कम थी कि महीने का राशन भी बमुश्किल पूरा होता था। गुर्बत क्या होती है, ये मैंने बचपन से अपनी रगों में महसूस किया था। कई बार ऐसा होता कि हम बहन भाई रात को भूखे पेट सोते और माँ अपनी ओढ़नी से आंसू साफ करती रहती। मैंने होश संभालते ही अपने घर में सिर्फ महरूमियाँ देखी थी। कभी बहनों के पास पहनने को अच्छे कपड़े नहीं होते थे, तो कभी स्कूल की फीस ना होने की वजह से हमें क्लास से बाहर खड़ा कर दिया जाता। ये सब बातें मेरे नन्हे से दिमाग पर हथौड़े की तरह बरसती थी। मैंने बहुत छोटी सी उम्र में ये फैसला कर लिया था कि मैं इन हालात को बदल कर रख दूंगा और मैं अपने घर वालों को वो तमाम खुशियाँ दूंगा जिनके लिए वो तरसते रहे हैं। मेरा पढ़ाई में दिल तो बहुत लगता था, मगर घर के हालात ने मुझे जल्द ही किताबों से दूर कर दिया। मैंने मैट्रिक के बाद पढ़ाई छोड़ दी और छोटे मोटे काम करने लगा। कभी किसी दुकान पर मजदूरी करता तो कभी सब्ज मंडी में बोझ उठाता। मेरा मकसद सिर्फ एक था कि किसी तरह 4 पैसे घर आ जाए और मेरे छोटे बहन भाइयों की ख्वाहिशात पूरी हो सके। मेरा छोटा भाई विकास मुझसे 5 साल छोटा था। वो शुरू से ही लाडला था और माँ बाप दोनों उसे बहुत मुझसे ज़्यादा अहमियत देते थे। शायद इसीलिए कि मैं बड़ा था और समझदार समझा जाता था, जबकि विकास की हर जिद पूरी की जाती थी। वक्त गुजरता गया और मैं 20 साल का हो गया। मेरे कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ मजीद बढ़ चुका था। बहनें बड़ी हो रही थी और उनकी शादियों की फिक्र माँ को खाई जा रही थी। अब्बा की सेहत भी अब जवाब दे रही थी और वो अक्सर बीमार रहने लगे थे, जिसकी वजह से उनकी नौकरी भी खतरे में पड़ गई। एक शाम में घर की दहलीज पे बैठा परेशानी में आसमान को घूर रहा था, जब मेरा बचपन का दोस्त अरहम मेरे पास आया। सलमान यार, कब तक यूँ धक्के खाते रहोगे? जहाँ पाकिस्तान में रहकर तुम कभी भी अपने हालात नहीं बदल सकते। अरहम ने मेरे कंधे पे हाथ रखते हुए संजीदगी से कहा था, तुम ही बताओ मैं क्या करूं? मेरे पास कोई जादू की छड़ी तो है नहीं कि घुमाऊं और सब ठीक हो जाए। मैंने झंझलाकर जवाब दिया, क्योंकि मैं थक चुका था। जादू की छड़ी तो नहीं है, मगर एक रास्ता ज़रूर है। मेरा मामू जाद भाई कनेडा गया है, वहाँ आज वो लाखों कमा रहा है। तुम भी बाहर क्यों नहीं चले जाते? अरहम की बात ने मेरे दिल में एक उम्मीद की किरण जगा दी। कनेडा? लेकिन वहाँ जाने के लिए तो बहुत सारे पैसे चाहिए और मेरे पास तो फूटी कौड़ी नहीं है। मैंने मायूसी से सर झुका लिया। तुम फिक्र नहीं करो, एक एजेंट है जो बंदे बाहर भिजवाता है, वो थोड़े पैसों में काम कर देगा।
बाकी पैसे तुम वहाँ जाकर कमा कर दे देना। और हमने मुझे एक ऐसा रास्ता दिखाया जो कांटों से भरा हुआ था, मगर उसकी मंजिल मुझे फूलों जैसी लग रही थी। मैंने इसी रात घर वालों से बात की। माँ पहले तो घबरा गई, मगर जब मैंने उन्हें सुनहरी ख्वाब दिखाए कि मैं वहाँ जाकर ढेर सारा पैसा कमाऊंगा, हम नया घर लेंगे, बहनों की शादियाँ धूमधाम से करेंगे, तो उनकी आंखों में भी चमक आ गई। अब्बा ने भी खामोशी से सर हिला दिया, जैसे वो भी यही चाहते हों कि मैं कुर्बानी का बकरा बन जाऊं। अगले ही हफ्ते मैंने अपनी जमा पूंजी और कुछ माँ के जेवरात बेचकर एजेंट को पैसे दे दिए। वो एजेंट एक लालची किस्म का इंसान था, जिसकी आंखों में सिर्फ नोट दिखाई देते थे। उसने मुझे बताया कि रास्ता मुश्किल होगा और कानूनी तरीके से नहीं, बल्कि गैर कानूनी रास्तों से जाना होगा, जिसे डंकी कहते हैं। मैं जानता था कि इसमें जान का खतरा है, मगर घर की टपकती हुई छत और बहनों के उदास चेहरे ने मुझे इस आग में कूदने पर मजबूर कर रहे थे। जिस रात मुझे रवाना होना था, वो रात मुझ पर क़यामत बनकर टूटी। माँ ने मुझे गले लगाया और ढेरों दुआएं दी। वकास बहुत खुश था कि अब भाई कनाडा जा रहा है, तो इसके मज़े होंगे। उसकी आंखों में मुझे अपने लिए फिक्र नहीं, बल्कि आने वाले पैसों की चमक नजर आ रही थी। मगर मैंने इसे अपना वहम समझकर झटक दिया। भाई मेरे लिए वहां से आईफोन भेजना और अच्छी अच्छी घड़ियां भी, वकास ने जाते हुए मुझसे फरमाइश की थी। मैंने मुस्कुराकर उसके सर पर हाथ फेरा और घर से निकल खड़ा हुआ। सफ़र इंतहाई कठिन था। हम कई दिन कंटेनर्स में बांध रहे। भूख और प्यास से बुरा हाल था। कई बार लगा कि अभी दम घुट जाएगा और जिंदगी यहीं खत्म हो जाएगी। रास्ते में मेरे साथ कई और लड़के भी थे, जिनकी आंखों में मेरे जैसे ही ख्वाब थे। हमने जंगल अबूर किया, सर्दी और गर्मी की शिद्दत बर्दाश्त की, कई बार मौत को अपने करीब से गुजरते हुए देखा, मगर मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही तस्वीर थी, मेरे घर वालों की खुशी। आखिरकार महीनों की ख्वारी और तकलीफ़ों के बाद मैं कनाडा की सरजमीन पर पहुंच गया। वहां पहुंचते ही मुझे अंदाज़ा हो गया कि ख्वाब और हकीकत में कितना फ़र्क है। कनाडा की शदीद सर्दी ने मेरा इस्तकबाल किया। मेरे पास पहनने को मुनासिब गर्म कपड़े भी नहीं थे। एजेंट के बंदे ने मुझे एक छोटे से तहखाने में पहुंचा दिया, जहां मेरे जैसे कई और मुसाफिर भी रह रहे थे। वो जगह बदबूदार और तारीकी थी, मगर मेरे लिए वो महल से कम नहीं थी, क्योंकि मैं अपनी मंजिल पर था। पहले कुछ दिन तो काम ढूंढने में ही गुजर गए। जबान का मसला था और कागजात न होने की वजह से कोई काम देने को तैयार भी नहीं था। मैं सड़कों पर हाँक छानता रहा, कई बार भूखे पेट फुटपाथ पे सोया। कनाडा की बर्फीली हवाएं मेरे जिस्म में सुइयां चुभोती थी। मुझे घर की बहुत याद आती थी, मगर मैंने कसम खाई थी कि जब तक हालात नहीं बदलूंगा वापस नहीं जाऊंगा। फिर मुझे एक कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरी मिल गई। काम बहुत सख्त था, तनख्वाह बहुत कम, क्योंकि मेरे पास वर्क परमिट नहीं था। इसीलिए मालिक मेरा इस्तेहाल करता था। वो मुझे दूसरों से आधे पैसे देता और काम दुगना लेता। मैं सुबह सवेरे निकलता और रात के वापस आता। मेरा जिस्म थकन से चूर हो जाता, मेरे हाथों में छाले पड़ गए थे। मगर जब महीने के आखिर में मुझे पहली तनख्वाह मिली, तो मैं सब कुछ भूल गया। मैंने फौरन घर फ़ोन किया और बताया कि मैंने पैसे कमा लिए हैं। माँ की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मैंने अपनी ज़रूरत के लिए सिर्फ चंद डॉलर रखे और बाकी तमाम पैसे घर भेज दिए। मैंने खुद सूखी रोटी खाई, मगर घर वालों को पेट भरकर खाने का सामान कर दिया। ये सिलसिला चल निकला। मैं हर महीने खून पसीना एक करके पैसे कमाता और घर भेज देता। मेरी ज़िंदगी सिर्फ काम और कमरे तक महदूद होकर रह गई। मैंने कभी कनाडा की खूबसूरती नहीं देखी थी, क्योंकि मेरे पास वक्त ही नहीं था और ना ही पैसे। कुछ अरसे बाद घर से फरमाइशों का सिलसिला शुरू हो गया। पहले वकास ने बाइक की फरमाइश की। मैंने ओवर टाइम लगाकर इसके लिए पैसे भेजे। फिर बहन की शादी तय हो गई, जिसकी चीज़ के लिए मुझे कई महीने तक दो दो नौकरियां करनी पड़ी। मैं दिन में कंस्ट्रक्शन का काम करता और रात को एक पिज़्ज़ा शॉप पर बर्तन धोता। मेरी नींद उड़ चुकी थी, आंखों के गिर्द स्याह हल्के पड़ चुके थे, मगर घर वाले खुश थे। भाई तुम्हारी वजह से हमारी नाक ऊंची हो गई है। बहन की शादी इतनी शानदार हुई कि पूरा मोहल्ला देखता रह गया। माँ ने फोन पर खुशी से बताया तो मेरा सीना फखर से चौड़ा हो गया। अम्मी जान आप बस खुश रहिए, मैं यहाँ सब संभाल लूंगा। मैंने अपनी खांसी को दबाते हुए कहा, जो शदीद ठंड की वजह से मुझे लग गई थी। अच्छा बेटा, अब वकास कह रहा है कि उसे अपना कारोबार शुरू करना है। वो नौकरी नहीं कर सकता। उसके लिए भी कुछ सोचो। माँ ने फौरन अगला मुतालबा दाग दिया। अम्मी अभी तो बहन की शादी पर पैसे लग गए हैं, मेरे पास कोई पैसे नहीं बचे। मैंने बेबसी से कहा, देखो सलमान, तुम बड़े हो, बाप की जगह हो। अब तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा? वकास तुम्हारा छोटा भाई है, उसका ख्याल रखना तुम्हारा फर्ज है।
माँ की आवाज़ में नाराज़गी थी। मैं नहीं चाहता था कि माँ नाराज़ हो, इसीलिए मैंने वादा कर लिया और फिर मैंने अपनी जान की परवाह किए बगैर मशीन की तरह काम करना शुरू कर दिया। मैंने अपने इलाज के पैसे भी जमा करके विकास के कारोबार के लिए भेज दिए। वकास ने कपड़ों की दुकान खोली और मुझे बताया कि काम बहुत अच्छा चल रहा है। मुझे खुशी थी कि चलो मेरा भाई अपने पैरों पर खड़ा हो रहा है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे महसूस होने लगा कि घर वालों का रवैया बदल रहा है। जब तक मैं पैसे भेजता वो खुश रहते और लंबी लंबी बातें करते, लेकिन जिस महीने पैसे थोड़े लेट हो जाते या कम हो जाते तो इनके लहजों में सर्द मोहरी आ जाती। वो मेरी खैरियत पूछने की बजाय बस पैसों का तकाजा करते थे। मैं कनाडा में अकेला था, मेरा कोई दोस्त नहीं था सिवाय अरहम के, जिसे मैं कभी कभार फ़ोन पर बात कर लिया करता था। और वो अक्सर मुझसे कहता, सलमान तुम पागल हो गए हो, वो लोग तुम्हें निचोड़ रहे हैं और तुम खुशी खुशी अपनी जान दे रहे हो। और अपने लिए भी कुछ सोचो, कल को अगर तुम्हें कुछ हो गया तो वो लोग तुम्हें पूछेंगे भी नहीं। नहीं अरहम यार, वो मेरे अपने हैं, मैं घर वाले हैं, वो मुझसे प्यार करते हैं। मैं हमेशा अरहम की बात को रद्द कर देता। मुझे अपनी खूनी रिश्तों पर अंधा एतमाद था। मुझे लगता था कि वो मेरी कुर्बानियों की कदर करते हैं। 2 साल गुजर चुके थे और मैंने घर का नक्शा बदल चुका था। वो कच्चा मकान अब पक्का और 2 मंजिला हो चुका था। घर में हर सहूलत मौजूद थी। काश के पास गाड़ी आ गई थी। बहनें महंगे कपड़े पहनती थी और मैं जहाँ कनाडा में लंडा बाजार से लिए हुए पुराने कोट पहनकर गुजारा करता था। मेरी जवानी जहाँ की बर्फ में घुल रही थी और वहाँ मेरे घर वाले मेरी कमाई पर अय्याशी कर रहे थे। फिर वो मनहूस दिन आया जब मुझे पुलिस ने पकड़ लिया। मेरे पास कागजात नहीं थे और मैं गैर कानूनी तौर पर काम कर रहा था। पुलिस मुझे हथकड़ियाँ लगाकर ले गई। मुझे जेल की कोठरी में बंद कर दिया गया और जेल की तन्हाई और वहशत मुझे काटने को दौड़ती थी। मुझे सबसे पहला ख्याल अपने घर वालों का आया। मुझे यकीन था कि वो मेरी मदद ज़रूर करेंगे। मैंने जेल से बड़ी मुश्किल से अपने दोस्त अरहम के ज़रिए घर राब्ता किया और वकास को पैगाम भिजवाया कि मैं मुसीबत में हूँ। मुझे वकील करने के लिए पैसों की ज़रूरत है। मैंने लाखों रुपए उन्हें भेजे थे। मुझे उम्मीद थी कि वो मेरी मदद ज़रूर करेगा और सब कुछ भेज देंगे। लेकिन जो जवाब मिला इसने मेरे पैरों तले से ज़मीन निकाल दी। और अरहम ने मुझे बताया कि वकास ने साफ इनकार कर दिया है कि इसने कहा है कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम वकीलों पर लुटाएं। इसने अपनी मर्जी की थी, अब भुगते। हम क्या कर सकते हैं? अरहम की आवाज़ में दुख था, मगर मेरे कानों में तो जैसे शीशा पिघला कर डाल दिया गया हो। ये नहीं हो सकता अरहम, तुम झूठ बोल रहे हो, वकास ऐसा नहीं कह सकता। मैंने सिसक कर कहा। मेरा दिल मानने को तैयार नहीं था कि जिनके लिए मैंने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी वो मुझे इस तरह बेजारो मददगार छोड़ेंगे। नहीं सुलेमान, यही सच है। तुम्हारी नाम माँ ने भी कहा है कि हम कहाँ से ऐसे इतने पैसे लाएं। वकास का कारोबार मंदा चल रहा है। तुम जेल में हो तो वहीं रहो, कम से कम रोटी तो मिलेगी। अरहम की जेलफास मेरे सीने में खंजर की तरह उतर गए। इस रात में जेल की ठंडे फर्श पर सर रखकर बहुत रोया। पहली बार एहसास हुआ कि मैं इंसान नहीं बल्कि एक एटीएम मशीन था। जब तक पैसे देती रही तब तक अजीज थी, और जब खराब हो गई तो उसे कबाड़ में फेंक दिया गया। भाई, आपकी आवाज़ तो बिल्कुल ठीक लग रही है। मुझे नहीं लगता कि आपको इतना शदीद बुखार है जैसा बता रहे हैं। दूसरी तरफ से विकास की बेहिस आवाज़ मेरे कानों में गूंजी तो मैंने बेख्तियार खांसना शुरू कर दिया। मेरे सीने में जैसे कोई खंजर घोंप दिया गया हो। सर्दी की शिद्दत से मेरे दांत बज रहे थे और मैं कनाडा के एक छोटे से अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में स्ट्रेचर पर लेटा हुआ था। मगर मेरे सके भाई को मेरी खांसी और मेरी तकलीफ ड्रामा लग रही थी। अदील, मेरी बात सुनो, मैं इस वक्त अस्पताल में हूँ। डॉक्टर कह रहे हैं कि मुझे निमोनिया हो गया है और मुझे कुछ दिन मुकम्मल आराम करना होगा। मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी खांसी और सांसें बहाल करते हुए उसे यकीन दिलाने की कोशिश की, मगर उसका अगला जुमला मेरे वजूद पर किसी बम की तरह गिरा। देखिए भाई, ये आपके आराम करने का वक्त नहीं है। मैंने आपको पिछले हफ्ते भी बताया था कि हमने एक नई दुकान की डील अभी न की तो ये हाथ से निकल जाएगी, और इसके लिए मुझे कल तक 10 लाख रुपए हर हाल में चाहिए होंगे। अब आप बीमार हो या कुछ भी हो मुझे नहीं मालूम, मुझे कल तक अकाउंट में पैसे चाहिए, वरना मेरी सारी साख मिट्टी में मिल जाएगी। आदिल ने फ़ोन बंद कर दिया। मैंने बेजान हाथों से मोबाइल को अपने सीने से लगा लिया। मेरी आंखों से बेख्तियार आंसू बह निकले। ये वो भाई था जिसके लिए मैंने अपनी जवानी के खूबसूरत साल बर्बाद कर दिए थे, जिसके कारोबार को खड़ा करने के लिए मैंने जेल की हवा खाई थी। आज उसे मेरी ज़िंदगी से ज़्यादा अपनी दुकान की डील की फिक्र थी। मेरे पास खड़ा शहजाद सब कुछ सुन रहा था। इसने गुस्से से मेरी तरफ देखा।
मेरे हाथ से मोबाइल छीन कर साइड पर रख दिया। मैंने तुम्हें कहा था ना सुलेमान, इन लोगों के मुंह को खून लग चुका है। शहजाद की आवाज में दुख और गुस्सा दोनों शामिल थे। तुम जहां मौत के मुंह में पड़े हो और उसे दुकान की फिक्र है, क्या तुम अब भी नहीं समझ रहे कि तुम इनके लिए सिर्फ सोने का अंडा देने वाली मुर्गी हो? जिस दिन तुमने अंडा देना बंद कर दिया, ये तुम्हें ज़बह कर देंगे। मैंने नफ़ी में सर हिलाया। नहीं शहजाद, ऐसा नहीं है। वो अभी नादान है। उसे हालात की संगीनी का अंदाज़ा नहीं है। शायद उसे लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। माँ तो ऐसी नहीं है ना। माँ को पता चलेगा तो वो तड़प उठेंगी। मुझे यकीन है अम्मी अदील को समझाएंगी। शहजाद तंजिया मुस्कुराहट के साथ मेरी तरफ देखा और खामोश हो गया। उसकी आंखों में जो रहम था, वो मुझे अपने आप पर तरस खाने पर मजबूर कर रहा था। मैंने इसी वक्त फैसला किया कि मैं माँ से बात करूंगा। मुझे अपनी माँ की ममता पर पूरा भरोसा था। वो तो मेरी एक छींक पर भी परेशान हो जाती थी। ये कैसे मुमकिन है कि उनका बेटा परदेश में अस्पताल में पड़ा हो और वो सुकून से बैठी रहे। अगले दिन मैंने अस्पताल से छुट्टी ली और अपने ठंडे कमरे में वापस आ गया। डॉक्टर ने सख्ती से काम पर जाने से मना किया था, मगर अदील की वो धमकी कि सब मिट्टी में मिल जाएगा मेरे दिमाग पर हथौड़े की तरह बरस रही थी। मैंने अपनी जमा पूंजी निकाली जो मैंने अपने इलाज और कुछ गर्म कपड़ों के लिए रखी थी, वो सब अदील के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी गई। मैं जानता था कि अब मेरे पास खाने के लिए भी पैसे नहीं बचेंगे, मगर भाई की खुशी मेरे लिए मुकद्दम थी। शाम को मैंने हिम्मत जमा करके अम्मी को वीडियो कॉल मिलाई। कई घंटों के बाद कॉल रिसीव हुई। सामने स्क्रीन पर माँ का चेहरा रोशन हुआ और वो बहुत खुश लग रही थी। उन्होंने एक भारी सा सूट पहन रखा था और गले में सोने का सेट चमक रहा था। ये वही सोना था जो मैंने पिछले महीने इनकी बीमारी के इलाज के लिए पैसे भेजे थे, इनसे खरीदा गया था। अम्मी आप कैसी हैं? मेरी आवाज़ बहुत कमज़ोर थी, मगर अम्मी ने शायद इस पर ध्यान नहीं दिया। वो अपनी नई चूड़ियों को दुरुस्त करने में मगन थी। अरे सलमान, जीते रहो बेटा, तुमने तो फ़ोन करके बहुत अच्छा किया। देखो तो मेरा नया सूट कैसा लग रहा है। तुम्हारी खाला की बेटी की मंगनी है आज शाम, वहीं जाना है। सब रिश्तेदार आएंगे। मैंने सोचा सबसे अच्छी मैं ही लगनी चाहिए। आखिर मेरा बेटा कनेडा में होता है। अम्मी की बातों में एक अजीब सी चमक थी। मेरी आंखें उनके चेहरे पर अपनी फिक्र तलाश कर रही थी। अम्मी मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मुझे निमोनिया हो गया है। मैं कल अस्पताल में था। मैंने जैसे ये बताया, अम्मी के चेहरे के तसरात हल्के से बदले, मगर वो परेशान नहीं हुई जिसकी मुझे उम्मीद थी। हाँ बेटा, वहाँ ठंड तो बहुत होती है। तुम शहद में अदरक मिलाकर पी लिया करो, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा सुनो, अदिल बता रहा था कि तुमने दुकान के पैसे भेज दिए हैं। शुक्र है वक्त पर भेज दिए, वरना नाक कट जाती हमारी। और हाँ, अगली बार जब पैसे भेजो तो थोड़ी ज़्यादा भेजना। मुझे तुम्हारी छोटी बहन के लिए भी ऐसा ही सेट बनवाना है। अब माशाल्लाह इसकी भी शादी की उम्र हो रही है। मेरा दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में लेकर मसल दिया हो। माँ ने एक बार भी नहीं पूछा कि मैंने दवाई ली या नहीं, क्या मेरे पास खाने को कुछ है या नहीं। सिर्फ अपने सोने के सेट और अपनी नाक की फिक्र थी। मेरा गला रांध गया। मैं मज़ीद बात नहीं कर सका और मैंने बहाना बनाकर फ़ोन बंद कर दिया। इस रात मैं अपने कमरे में अकेला रोता रहा। मुझे पहली बार शिद्दत से एहसास हुआ कि मैं इस घर का बेटा नहीं बल्कि एक नौकर हूँ, जिसका काम सिर्फ इसकी फरमाइश पूरी करना है। शहजाद ठीक कहता है, मैंने खुद को धोखे में रखा हुआ है था। बाहर तूफानी हवाएं चल रही थी, मगर दिल में जो तूफान था वो उससे कहीं ज़्यादा शदीद था। कुछ दिन बाद मेरी तबीयत थोड़ी संभली तो मैं काम पर वापस चला गया। मेरा मकसद सिर्फ एक ही था कि मैं किसी तरह इतने पैसे कमा लूँ कि अपने लिए वापसी का टिकट खरीद सकूँ। लेकिन मेरे अंदर एक ऐसी जंग जारी थी। एक तरफ दिल कहता था कि शायद ये सब मेरी गलतफहमी है, शायद वो मुझसे मोहब्बत करते हैं, बस इज़हार नहीं कर पाते। और दूसरी तरफ मेरा दिमाग मुझे बार बार वो मनाजर दिखाता था जब मुझे पैसों की मशीन समझकर इस्तेमाल किया गया। एक दिन शहजाद मेरे पास आया। वो बहुत गुस्से में लग रहा था। इसने अपना मोबाइल निकाल कर मेरे सामने रख दिया। देखो सलमान, देखो अपनी कमाई का तमाशा। उसने मोबाइल की स्क्रीन मेरी आंखों के सामने की। यह दिल की फेसबुक स्टेटस था। वो दोस्तों के साथ किसी महंगे रेस्टोरेंट में बैठा खाना खा रहा था और तस्वीर के नीचे कैप्शन लिखा था, दोस्तों के साथ शानदार पार्टी, लाइफ एंजॉय करते हुए। ये इसी दिन की तस्वीर थी जिस दिन मैंने अपना इलाज छोड़कर उसे दुकान के लिए पैसे भेजे थे। उसने वो पैसे दुकान में लगाने के बजाय दोस्तों पर उड़ा दिए थे। मेरा खून खौल उठा। मैंने फ़ौरन अदील को कॉल मिलाई। इस बार मेरा लहजा वो नहीं था जो हमेशा होता था। अदील, तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हें दुकान के लिए पैसे चाहिए और तुम वहाँ पार्टी कर रहे हो। मैंने चीख कर पूछा। दूसरी तरफ अदील शायद हड़बड़ा गया था।
लेकिन फिर फौरन संभल कर बोला, ओहो भाई, आप भी ना छोटी छोटी बातों का पतंगड़ बना लेते हैं। वो डील कैंसिल हो गई थी तो मैंने सोचा दोस्तों को ट्रीट दे दूं। क्या मैं खुश भी नहीं रह सकता? आप वहां बैठकर हम पर जासूसी मत किया करें। हम जहां अपनी मर्जी जीना चाहते हैं, आपका काम पैसे भेजना है, आप वो भेज दिया करें। बाकी हम जाने और हमारा काम। मेरा काम पैसे भेजना है, ये जुमला मेरे दिमाग में गूंजने लगा। मैंने फ़ोन काटने से पहले सिर्फ इतना कहा, ठीक है दिल, अब तुम्हें पैसे ही मिलेंगे, लेकिन याद रखना, हर चीज़ का हिसाब होता है। इस दिन के बाद मैं बिल्कुल खामोश हो गया। मैंने घर फ़ोन करना बंद कर दिया। मैंने दिन रात काम किया, मगर अब मकसद इन्हें खुश करना नहीं था, बल्कि खुद को इस दलदल से निकालना था। मैंने कनाडा में अपने कागजात मुकम्मल करने की कोशिश तेज़ कर दी। खुशकिस्मती से मेरा केस मंजूर हो गया और मुझे कानूनी हैसियत मिल गई थी। अब मैं पाकिस्तान जा सकता था और वापस भी आ सकता था। शहजाद मुझे देखकर परेशान होता था। वो कहता था, सलमान तुम अंदर ही अंदर घुट रहे हो, कुछ ना करो वरना पागल हो जाओगे। एक शाम हम दोनों काफ़ी शॉप में बैठे थे। मैंने शहजाद की आंखों में देखा वो और कहा, शहजाद मुझे सच जानना है, मुझे जानना है कि मेरी मौत पर इनका क्या रद्द अमल होगा। क्या वो मेरे मरने पर रोएंगे या इन्हें सिर्फ इस बात का गम होगा कि अब पैसे कौन भेजेगा? शहजाद चौंक उठा, तुम क्या करने वाले हो सलमान? कोई ऐसा उल्टा सीधा कदम मत उठाना। मैं अपनी जान नहीं दे रहा शहजाद, सिर्फ इनका इम्तिहान लेना चाहता हूँ। मैंने एक फैसला किया है। मैं कॉफ़ी का घूंट भरा और खिड़की से बाहर गिरती हुई बर्फ को देखा। मैं पाकिस्तान जाऊंगा, लेकिन उन्होंने बताकर नहीं। मैं देखना चाहता हूँ कि जब उनको पता चलाएगा कि मैं मर गया हूँ, तो वो मेरी मैयत के लिए क्या करते हैं। क्या वो मुझे आखिरी बार देखने की ख्वाहिश रखते हैं या मुझे वहीं दफन करने का कह देंगे? शहजाद ने मेरा हाथ पकड़ लिया। ये बहुत खतरनाक खेल है सलमान, अगर सच वो निकला जिसका तुम्हें डर है, तो तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। इंसान बाज औक़ात धोखे में खुश रहता है, सच्चाई जानलेवा होती है। मैंने तल्खी से मुस्कुरा कर कहा, मैं रोज़ मार रहा हूँ शहजाद, रोज़ इनकी बेहिसी मुझे मारती है। अब मुझे एक बार मुकम्मल मार कर देखना है कि मेरी कीमत क्या है। मैंने अपनी ज़िंदगी के 10 साल उनको दिए हैं। अब मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि इस कुर्बानी का सिला मोहब्बत है या सिर्फ मतलब परस्ती। मुझे ये ड्रामा करना ही होगा। शहजाद कुछ देर खामोश रहा, फिर इसने गहरी सांस ली और बोला, ठीक है, और तुम यही चाहते हो तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा, लेकिन याद रखना, इसके बाद तुम्हारी ज़िंदगी वो नहीं रहेगी जो अब है। रिश्ते कांच की तरह होते हैं, एक बार टूट जाए तो दोबारा नहीं जुड़ते, और ये सच इन रिश्तों को हमेशा के लिए तोड़ देगा। मैं तैयार हूँ शहजाद, मैं हर टूट फूट के लिए तैयार हूँ, बस अब मज़ीद बेवकूफ़ बनने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैंने अज़म से कहा, अब मंसूबा बंदी का वक्त था। हमने तय किया कि हम कैसे ये खबर घर तक पहुँचाएंगे और मेरा अगला कदम क्या होगा। मेरे दिल में कहीं ना कहीं अब एक मध्यम से उम्मीद थी कि शायद मेरा गुमान गलत निकले। शायद इन्हें मेरी मौत की खबर मिले तो वो तड़प उठें। शायद वो कहें कि हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें हमारा सलमान चाहिए। बस इसी एक उम्मीद ने मुझे इस खौफनाक खेल के लिए तैयार किया था। मैंने अपनी फ़्लाइट की टिकट बुक करवा ली थी। मेरे कागजात मेरे हाथ में थे, सब कुछ तैयार था, बस इनका आखिरी फ़ोन कॉल का इंतज़ार था। जब सब कुछ बदलने वाला था, मेरे अंदर का शोर बढ़ता जा रहा था। मैं अपने घर वालों के खिलाफ एक साजिश तैयार कर रहा था, मगर ये साजिश मेरी ज़ात की बका के लिए ज़रूरी थी। मैं जानना चाहता था कि मैं इंसान हूँ या करेंसी नोट। कमरे में कब्रिस्तान जैसी खामोशी छाई हुई थी, बाहर गिरती हुई बर्फ की तरह मेरे अंदर भी सब कुछ जम चुका था। मेज़ पर रखा हुआ मोबाइल फ़ोन मुझे किसी टाइम बम की तरह लग रहा था, जो अभी फटेगा और मेरी ज़िंदगी के बचे खुचे सुकून को भी तबाह कर देगा। शहजाद मेरे सामने बैठा था, उसके चेहरे पर तशवीश की लकीरें कह रही थी। उसने एक बार फिर मुझसे आंखों ही आंखों में पूछा, क्या मैं वाकई ये करना चाहता हूँ? मैंने इस बात में सर हिला दिया, क्योंकि अब मेरे पास वापसी का कोई रास्ता नहीं था। मुझे अपनी कीमत जाननी थी। मुझे ये जानना था कि मैं अपने घर वालों के लिए खून का रिश्ता हूँ या सिर्फ कागज़ के चंद नोट। शहजाद ने कांपते हुए हाथों से मेरा फ़ोन नंबर डायल किया, जो अब अदील के पास सेव था। वो मुझसे राब्ता न कर सके। शहजाद ने स्पीकर ऑन कर दिया। मैं भी सब कुछ सुन बेल जा रही थी। हर घंटी के साथ मेरा दिल मेरे सीने से बाहर आने को बेताब था। आखिरकार दूसरी तरफ से कॉल रिसीव हुई। अदिल की आवाज़ आई, हेलो कौन? अदिल की आवाज़ में वही लापरवाही थी जो हमेशा होती थी। शहजाद ने अपने गले को साफ किया और अपनी आवाज़ को भारी और गमगीन बनाते हुए बोला, मैं शहजाद बात कर रहा हूँ, सलमान का दोस्त। क्या अदील भाई बात कर रहे हैं? हाँ, मैं अदील बात कर रहा हूँ, खैरियत है?
اتنی رات گئی کال کی ہے اور بھائی کا فون کیوں بند جا رہا ہے؟ مجھے پیسوں کے حوالے سے ارجنٹ بات کرنی تھی۔ عدیل نے روانی میں اپنی بات کہہ دی۔ اسے اب بھی پیسوں کی ہی فکر تھی۔ شہزاد نے میری طرف دیکھا، میری آنکھوں میں بے بسی تھی۔ اس نے ہمت جمع کی اور وہ جھوٹ بولا جو میرے لیے سچائی کا پروانہ بننے والا تھا۔ عدیل بھائی، بہت افسوسناک خطر ہے۔ سلمان کا جہاں روڈ ایکسیڈنٹ ہوا ہے وہ اسپتال میں ہے، لیکن ڈاکٹرز انہیں بچا نہیں سکے۔ سلمان اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ جیسے ہی یہ الفاظ شہزاد کے منہ سے ادا ہوئے، کمرے میں ایک ہولناک خاموشی چھا گئی۔ دوسری طرف بھی خاموشی تھی۔ مجھے لگا شاید رابطہ ٹوٹ گیا، یا شاید عدیل کو سانپ سونگھ گیا ہے۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ وہ چیخ مار کر روئے اور کہے یہ جھوٹ ہے، مگر وہاں صرف سناٹا تھا۔ کچھ لمحے فون گرنے کی آواز آئی، پھر پیچھے سے ایک دل خراش چیخ سنائی دی۔ یہ کس کی کال ہے عدیل؟ کیا ہوا میرے بیٹے کو؟ یہ میری ماں کی آواز تھی۔ وہ شاید قریب ہی بیٹھی تھی۔ ماں کی آواز سن کر میرا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ میرا دل تڑپ اٹھا۔ اور میں ابھی فون چھین کر لوں، چیخ کر کہوں کہ امی میں زندہ ہوں، آپ کا سلمان زندہ ہے۔ ماں کی ممتا تڑپ اٹھی۔ وہ رو رہی تھی اور بار بار پوچھ رہی تھی میرا بیٹا ٹھیک ہے نا؟ عدیل کی آواز آئی جو اب بھاری ہو چکی تھی۔ امی بھائی نہیں رہے، ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ اس کے بعد وہاں کہرام مچ گیا۔ ماں کے رونے اور بہن کرنے کی آوازیں میرے فون کے اسپیکر سے نکل کر میرے کانوں میں پگھلے ہوئے شیشے کی طرح اتر رہی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میں نے شہزاد کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میرا ارادہ کمزور پڑ رہا تھا۔ میں اپنی ماں کو اس طرح تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ شہزاد نے مجھے اشارے سے خاموش رہنے کو کہا۔ اس نے فون پر عدیل سے مخاطب ہو کر کہا، عدیل بھائی خود کو سنبھالیں، اللہ کی رضا میں راضی رہنا پڑتا ہے۔ اب ہمیں سلمان کی میت کے حوالے سے فیصلہ کرنا ہے، جہاں کے قوانین بہت سخت ہیں۔ دوسری طرف عدیل شاید ماں کو سنبھال رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اس کی آواز آئی جس میں اب رونا کم اور گھبراہٹ زیادہ تھی۔ تو اب کیا کرنا ہوگا بھائی؟ کہ میت کب تک بھیجیں گے آپ لوگ؟ شہزاد نے میری طرف دیکھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں میرا امتحان اپنے عروج پر تھا۔ میں نے آنکھوں سے اشارہ کیا کہ اب اگلی بات کہوں۔ شہزاد نے بڑی مشکل سے الفاظ ادا کیے، دیکھیں عدیل بھائی، میت کو پاکستان بھجوانے کے بہت اخراجات ہوتے ہیں۔ یہاں کے اسپتال، کابل اور کارگو کے اخراجات ملا کر تقریباً 15 لاکھ روپے پاکستانی بنتے ہیں۔ سلمان کے اکاؤنٹ میں کوئی پیسے نہیں ہیں کیونکہ وہ سب کچھ آپ کو بھیج چکا تھا۔ اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ سلمان کا آخری دیدار کریں اور اسے اپنے وطن کی مٹی نصیب ہو، تو آپ کو فوری طور پر 15 لاکھ روپے کا انتظام کر کے بھیجنا ہوگا تاکہ ہم میت روانہ کر سکیں۔ میں نے اپنی سانس روک لی۔ یہ میری زندگی کا سب سے بڑا جوا تھا۔ میں نے اپنی پوری زندگی کی کمائی کروڑوں روپے ان پر نچھاور کیے تھے۔ 15 لاکھ ان کے لیے کوئی بڑی رقم نہیں تھی، خاص طور پر اس بھائی کے لیے جس کا کاروبار میں نے کھڑا کیا تھا۔ مجھے یقین نہیں تھا کہ ماں زیور بیچ دیں گی، عدیل دکان گروی رکھ دے گا، لیکن مجھے آخری بار دیکھنے کے لیے وہ دنیا الٹ دیں گے۔ دوسری طرف ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ ماں کے رونے کی آواز اب بھی آ رہی تھی، لیکن عدیل خاموش تھا۔ چند لمحوں بعد عدیل کی آواز آئی، لیکن اس بار اس کا لہجہ وہ نہیں تھا جو ایک غمزدہ بھائی کا ہونا چاہیے تھا۔ 15 لاکھ تو بہت زیادہ رقم ہے شہزاد بھائی، آپ کو پتہ ہے جہاں کاروبار کے حالات کیسے ہیں۔ ابھی تو میں نے نیا مال اٹھایا ہے، ہمارے پاس نقد رقم بالکل بھی نہیں۔ شہزاد نے حیرت سے فون کی طرف دیکھا اور بولا، لیکن عدیل یہ تمہارے بھائی کی میت کا سوال ہے، کیا تم نہیں چاہتے کہ وہ تمہارے پاس آخری آرام گاہ پائے؟ عدیل نے جو جواب دیا اس نے میری روح کو چیر کے رکھ دیا۔ اس کے الفاظ کسی خنجر سے زیادہ تیز تھے۔ دیکھو شہزاد، جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ مرنے والا تو مر گیا، اب اس کی لاش پر 15 لاکھ روپے لگانا کہاں کی عقل مندی ہے؟ یہاں لا کر بھی تو مٹی میں ہی دبانا ہے اور وہاں بھی مٹی میں ہی جانا ہے۔ ایسا کرو، اسے وہیں دفن کر دو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ ہم جہاں غائبانہ نماز جنازہ پڑھ لیں گے۔ 15 لاکھ روپے بہت بڑی رقم ہے، ہم افورڈ نہیں کر سکتے۔ فون کٹ گئی۔ وہاں ٹوں کی آواز پہنچ رہی تھی، مگر میرے لیے کائنات تھم چکی تھی۔ میں زندہ تھا مگر اس ایک جملے نے مجھے مار دیا تھا۔ یہاں لا کر بھی تو مٹی میں ہی دبانا ہے۔ میرے اپنے سگے بھائی نے، جس کے لیے میں نے نیڈا کی سڑکوں پر جھاڑو دی، جس کے لیے میں نے فاقے کاٹے، اس نے میری لاش کی قیمت 15 لاکھ روپے بھی نہیں سمجھی۔ اس نے پیسے بچانے کے لیے مجھے پردیس میں لاوارث چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ شہزاد نے افسوس سے میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا مگر الفاظ اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ میں اپنی جگہ سے اٹھا۔ میرے وجود میں ایک عجیب سی طاقت آ گئی تھی۔ یہ طاقت غم کی نہیں تھی، یہ نفرت اور انتقام کی طاقت تھی۔ میرے آنسو خشک ہو چکے تھے۔ میرا دل جو کچھ دیر پہلے ماں کی ممتا کے لیے تڑپ رہا تھا، اب پتھر کا ہو چکا تھا، کیونکہ میں نے سنا تھا
جب عدیل نے منع کیا تو ماں کی آواز نہیں آئی تھی کہ نہیں بیٹا، مجھے بیٹا چاہیے۔ شاید ماں کو بھی بیٹے سے زیادہ اس دولت کا غم تھا جو اب آنا بند ہو گئی تھی۔ میں نے شہزاد کی طرف دیکھا اور ایک سپاٹ لہجے میں کہا، بکنگ کرو شہزاد، مجھے پاکستان جانا ہے۔ شہزاد حیران رہ گیا۔ تم کیا کہہ رہے ہو سلمان؟ وہ تمہیں مردہ سمجھ چکے ہیں۔ تم وہاں جا کر کیا کرو گے؟ وہ تمہیں دیکھ کر ڈر جائیں گے۔ میں نے ایک سرد آہ بھری اور کہا، میں وہاں جا کر اپنی موت کا تماشا دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد وہ میری کمائی پر کیسے جشن مناتے ہیں۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ جس گھر کو میں نے اپنے خون پسینے سے بنایا ہے وہاں میرے نام کی فاتحہ بھی پڑھی جا رہی ہے یا نہیں۔ میں جاؤں گا شہزاد، اور اسی فلیٹ سے جاؤں گا جس میں میری میت کو جانا تھا۔ شہزاد نے مجھے روکنے کی کوشش کی۔ اس نے سمجھ لیا کہ اب سلیمان مر چکا ہے، جو شخص اس کے سامنے کھڑا ہے وہ صرف ایک زخمی روح ہے جو اپنے قاتلوں کو دیکھنے جا رہی ہے۔ ہم نے فوراً ٹکٹ بک کروائی۔ میرے پاس اب کھونے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ میں نے اپنا مختصر سا سامان باندھا جس میں میرے کپڑے کم اور ٹوٹی ہوئی امیدیں زیادہ تھیں۔ سفر کے دوران جہاز کی کھڑکی سے باہر گھورتا رہا، بادلوں کے اوپر سفر کرتے ہوئے اپنے ماضی کے ان دریچوں میں جھانک رہا تھا جہاں میں نے اپنے گھر والوں کے لیے خواب دیکھے تھے۔ مجھے یاد آیا کہ کیسے میں نے اپنی بہن کی شادی پر اسے سونے کا ہار دیا تھا اور اس نے کہا تھا، بھائی آپ میرے ہیرو ہیں۔ مجھے یاد آیا جب عدیل نے انہیں گاڑی لی تھی تو اس نے ویڈیو کال پر روتے ہوئے کہا تھا کہ بھائی یہ سب آپ کی وجہ سے ہے، سب جھوٹ تھا، سب فریب تھا۔ وہ صرف میری جیب سے پیار کرتے تھے، میری ذات سے نہیں۔ جہاز اسلام آباد ایئرپورٹ پر لینڈ کر رہا تھا۔ میرا دل ایک عجیب سی کیفیت میں مبتلا تھا۔ میں اپنے ہی گھر جا رہا تھا، مگر ایک مہمان کی طرح نہیں بلکہ ایک بھولی بسری یاد کی طرح۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں انہیں پہلے نہیں بتاؤں گا، میں اچانک ان کے سامنے آؤں گا۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ ان کے چہروں پر کیا رنگ آتے ہیں جب وہ اس شخص کو زندہ دیکھیں گے جس کی تدفین کے پیسے بچا کر انہوں نے سکون کا سانس لیا تھا۔ میں نے ایئرپورٹ سے ٹیکسی لی اور اپنے شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستہ وہی تھا، گلیاں بھی وہی تھیں، مگر دیکھنے والی آنکھ بدل چکی تھی۔ ٹیکسی ڈرائیور نے ریڈیو پر کوئی پرانا گانا لگایا ہوا تھا جو میرے حالات پر طنز کر رہا تھا۔ میں اپنے محلے میں پہنچا تو دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو گئی۔ میں نے چادر سے اپنا منہ آدھا چھپا لیا تاکہ کوئی محلے دار مجھے پہچان نہ لے۔ گلی کے کونے پر ہمارا عالیشان گھر بنا تھا جس کے باہر مہنگی ٹائلز لگی ہوئی تھی۔ یہ وہی گھر تھا جس کی بنیادوں میں میرا خون شامل تھا۔ میں نے ٹیکسی والے کو وہیں روکا اور کرایہ ادا کر کے نیچے اتر آیا۔ بھاری قدم تھے مگر ارادہ پکا تھا۔ میں نے آہستہ آہستہ چلتا ہوا دروازے تک پہنچا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا اور اندر سے کسی کے ہنسنے کی آواز آ رہی تھی۔ یہ ہنسی میرے لیے اجنبی نہیں تھی، یہ عدیل کی آواز تھی، میرا بھائی جو ابھی کل فون پر کہہ رہا تھا کہ میرے پاس کفن دفن کے پیسے نہیں۔ وہ ہنس رہا تھا۔ میں نے گہری سانس لی۔ میں نے جیسے ہی گھر کے اندر قدم رکھا تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر میرے دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ یہ وہ 2 کمروں والا کچا مکان نہیں تھا جسے میں چھوڑ کر گیا تھا، بلکہ یہ عالیشان کوٹھی تھی۔ دیواروں پر مہنگے وال پیپر لگے ہوئے تھے اور چھت سے لٹکتا ہوا فانوس اپنی روشنی سے آنکھوں کو خیرہ کر رہا تھا۔ فرش پر اتنا شفاف سنگ مرمر لگا ہوا تھا کہ اس میں انسان اپنا چہرہ دیکھ سکتا تھا۔ اس میں میری محنت تھی، میری ہڈیوں کا سرما تھا جس سے یہ محل تعمیر ہوا تھا، مگر اس محل میں میرے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ میں آہستہ آہستہ قدموں سے بڑھتا۔ لاؤنج میں مہنگے صوفے پر عدیل نیم دراز تھا، اس کے کانوں میں ایئرپوڈ لگے ہوئے تھے اور ہاتھ میں آئی فون کا تازہ ترین ماڈل تھا جس پر وہ کوئی مزاحیہ ویڈیو دیکھ کر زور زور سے ہنس رہا تھا۔ اس کے سامنے میز پر مختلف اقسام کے پھل اور خشک میوہ جات رکھے ہوئے تھے۔ وہ اپنی دنیا میں گم تھا۔ اسے خبر نہیں تھی کہ جس بھائی کی موت کی خبر اسے کل ملی تھی وہ اس کے سر پر کھڑا ہے۔ اس کے چہرے پر غم کا ایک سایہ بھی نہیں تھا، نہ آنکھیں سوجی تھی، نہ چہرے پر ملال تھا، اور اپنی پرتعیش زندگی میں پوری طرح گم تھا۔ میرا دل چاہا چیخ ماروں اور پوچھوں، کیا میری جان کی قیمت تمہارے نزدیک اتنی بھی نہیں تھی کہ 2 دن شوق منا لیتے؟ میں نے اپنا بیگ زور سے زمین پر پٹک دیا۔ بیگ گرنے کی آواز سے وہ چونک اٹھا۔ اس نے گھبرا کر سر اٹھایا۔ جیسے ہی اس کی نظر مجھ پر پڑی اس کے ہاتھ سے موبائل چھوٹ کر کلین پر گر گیا اور اس کا رنگ ہلدی کی طرح زرد ہو گیا۔ وہ خوف سے پیچھے ہٹا۔ بھائی آپ کو اس کے حلق سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر اسے لگا شاید میں کوئی بھوت ہوں جو اپنا حساب لینے آیا ہوں۔ میں نے ایک سرد اور طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اس کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، ہاں میں۔ کیا ہوا عدیل، تمہیں خوشی نہیں ہوئی اپنے مردہ بھائی کو دیکھ کر؟ یا تمہیں ڈر لگ رہا ہے کہ تمہارے 15 لاکھ بچانے والا
प्लान फेल हो गया। मेरे अल्फाज उसके लिए किसी कोड़े से कम नहीं थे। वो अभी कुछ बोलने ही वाला था कि अंदर कमरे से अम्मी की आवाज़ आई, "अदिल बेटा, किससे बातें कर रही हो और ये शोर कैसा है?" और अगले लम्हे अम्मी कमरे से बाहर निकल आई। उन्होंने मुझे देखा तो वहीं साकत हो गई। उनके हाथ से पानी का गिलास था जो छूटकर फर्श पर चकनाचूर हो गया, और उनकी आंखों में बेयकीनी थी। लेकिन फिर ममता का जज्बा गालब आ गया। वो दीवाना वार मेरी तरफ दौड़ी। "सलमान, मेरा बेटा, तुम जिंदा हो?" वो मुझसे लिपट गई और फूट फूट कर रो रही थी। उनके आंसू मेरे सीने को भिगो रहे थे, मगर मेरा दिल पत्थर का हो चुका था। मेरा जिस्म इसकी हसार में था, लेकिन मेरी रूह अनाई थी। मैं एक जिंदा लाश की तरह खड़ा था। मैंने हाथ उठाकर इन्हें दिलासा नहीं दिया। मेरा वजूद सर्द हो चुका था। जिस माँ के लिए मैंने अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दी थी, इसने भी मेरे ताबूत पर सौदेबाजी की थी। मैंने आहिस्ता आहिस्ता से खुद को उनकी गिरफ्त से आज़ाद किया और पीछे हटा। मेरी आंखों में आंसू थे, मगर ये खुशी के नहीं बल्कि दुख और कर्ब के आंसू थे। मैंने माँ की आंखों में देखा और सवाल किया, "अम्मा, आप रो क्यों रही हैं? आपको तो खुश होना चाहिए कि आपके 15 लाख रुपए बच गए। मैं तो मर चुका था। आप सब ने फैसला कर लिया कि मुझे वहीं कनाडा की बर्फ में दफन कर दिया जाए, क्योंकि मुझे वापस लाना महंगा सौदा था।" मेरी बात सुनकर अम्मी ने नजरें झुका ली। अदील भी सर झुकाए खड़ा था। कमरे में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। मेरी आवाज़ बुलंद हो गई, "बोलिए ना, चुप क्यों है? जब शहजाद ने कॉल की थी तो आप लोगों ने क्या कहा था? याद है आपको? अदील, बताओ, तुमने क्या कहा था कि जहाँ लाकर भी तो मट्टी में ही दबाना है? तो फिर आज मैं जिंदा कैसे वापस आ गया? अफसोस हो रहा है ना कि ये वापस क्यों आ गया? अब फिर से जायदाद में हिस्सा मांगेगा?" अदील अचानक मेरे कदमों में बैठ गया। उसने मेरे पैर पकड़ लिए और रोने लगा। "भाई, मुझे माफ़ कर दें, खुदा का वास्ता है, मुझे माफ़ कर दें। मैं बहक गया था। मुझे पैसों के लालच में अंधा कर दिया था। ये मेरा अकेले का फैसला नहीं था भाई, हम सब डर गए थे कि अगर 15 लाख रुपए दे दिए तो कारोबार कैसे चलेगा।" मैंने झटके से अपने पैर छुड़वाए और नफरत से इसकी तरफ देखा। "तो कारोबार मेरे जनाजे से ज़्यादा अहम था। मेरी पूरी ज़िंदगी की कमाई तुमने इस घर और दुकान पर लगा दी, और मेरे आखिरी सफ़र के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं थे। तुमने मुझे परदेश में लावारिस छोड़ दिया। तुम जानते हो वहाँ कैसे महसूस होता है जब अपना ही खून आपकी लाश को अपनाने से इनकार कर दे। मैंने वहाँ जेल काटी, भूखा रहा, सर्दी में ठठरता रहा ताकि तुम गर्म बिस्तर पर सो सको। और तुमने बदले में क्या दिया? एक बेनाम कब्र।" अम्मी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और रोते हुए बोली, "बेटा, मेरी बात सुनो। मैं माँ हूँ।" मेरा कलेजा फट रहा था। "लेकिन मैं क्या कहती हूँ?" अदील ने मुझे समझाया कि सलमान तो चला गया, वो वापस तो नहीं आ सकता। अगर हमने जमा पूंजी इसकी मैयत पर लगा दी तो हमारा कारोबार ठप हो जाएगा। जिंदा लोगों का पेट पालना मुर्दों पर खर्च करने से ज्यादा जरूरी था। मैंने सोचा, जो बेटा मुझसे छिन गया है वो तो गया ही है, अब दूसरे बेटे का नुकसान क्यों करूं। मैंने दिल पर पत्थर रखकर ये फैसला किया। माँ के मुंह से ये मंतक सुनकर मुझे लगा किसी ने ही मेरे सीने में खंजर खोप दिया है। जिंदा लोगों का पेट पालना, ये जुमला मेरी समातों में गूंजने लगा। तो मेरी हैसियत सिर्फ ये थी कि मैं कमा कर दूं। जब तक मैं जिंदा था और कमा रहा था, उनका बेटा था, मैं उनका भाई था। जैसे ही उनकी नज़र में मर गया, मैं एक बोझ बन गया, एक ऐसा खर्चा जिसे बचाना अक्लमंदी थी। मैं हंसा और हंसता ही चला गया। मेरी हंसी में पागलपन था। दिल और अम्मी मुझे खौफजदा नज़रों से देख रहे थे। "वाह, क्या ज़बरदस्त फैसला किया था आपने!" तालियां बजाएं माँ, आपने तो ममता की नई तारीफ लिख दी। आपने बिल्कुल सही कहा, तो सिर्फ एक मशीन था, एक एटीएम मशीन। जब मशीन खराब हो गई तो उसे कबाड़ में फेंक दिया गया। उसे घर लाकर सजाने का क्या फायदा? मैं सोफे पर ढह गया। मेरा सफर खत्म हो चुका था, मैं थक गया था। मैंने सर दोनों हाथों में गिरा लिया। अदील और अम्मी मेरे सामने मुजरमों की तरह खड़े थे। इनके पास कोई सफाई नहीं थी, उनकी आंखों में शर्मिंदगी थी, लेकिन ये शर्मिंदगी मेरी तकलीफ का मुदावा नहीं कर सकती थी। मैं कुछ देर खामोश बैठा रहा, फिर मैंने सर उठाया और अदिल की तरफ देखा। "तुमने अपना कारोबार बचा लिया, तुमने अपने 15 लाख बचा लिए, मुबारक हो तुम्हें, लेकिन तुमने अपना भाई खो दिया। आज मैं जिंदा तुम्हारे सामने बैठा हूँ, लेकिन वो सलमान मर गया है जो तुम्हारे लिए जान देता था। वो सलमान मर गया जो खुद भूखा रहकर तुम्हें खिलाता था।" अदिल फिर से रो पड़ा और मेरे सामने हाथ जोड़े खड़ा था। "भाई, ऐसा मत कहें, हम आपके बगैर कुछ नहीं है।" मैंने चारों तरफ इस आलीशान घर को देखा। ये दीवारें मुझे काटने को दौड़ रही थी, जहाँ की हर चीज़ पर मेरा नाम लिखा हुआ था, लेकिन जहाँ के मुकीनों के दिलों से मेरा नाम मिट चुका था। मैंने गहरी सांस ली और फैसला कुन लहजे में कहा, "मैं कहीं नहीं जा रहा। ये घर मेरा है, मैं यहीं रहूंगा, लेकिन अब रिश्ता वो नहीं रहेगा।
अब मैं सिर्फ अपनी ज़ात के लिए जीऊँगा। आज से तुम लोग मेरे लिए सिर्फ रिश्तेदार हो और मोहब्बत और वो एतमाद जो मैंने तुम लोगों पर किया वो इस कनाडा की फ़्लाइट के साथ ही ख़त्म हो गया। अम्मी ने आगे बढ़कर मुझे सीने से लगाना चाहा लेकिन मैंने उन्हें रोक दिया। नहीं अम्मी, अब नहीं, अब ये ड्रामा नहीं। मुझे पता चल चुका है कि आप लोग मुझसे नहीं, मेरी जेब से प्यार करते हैं। मैं आप लोगों को छोड़कर नहीं जा रहा क्योंकि मेरे पास जाने के लिए कोई और जगह नहीं है। लेकिन याद रखना, जिस दिन मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए, मैं जानता हूँ आप लोग मुझे दोबारा ज़िंदा दरगोर कर देंगे। इस रात मैं अपने ही घर के मेहमान खाने में सोया। मेरे अपने बेडरूम पर अदील का कब्जा था। मैंने उसे वहाँ से नहीं हटाया। मुझे अब इन चीज़ों से कोई रग़बत नहीं थी। मैं लेटा छत को घूरता रहा। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने अपनी जान की कीमत ली थी 15 लाख रुपए। मेरी पूरी ज़िंदगी की कुर्बानियों की कीमत सिर्फ 15 लाख रुपए, जो वो देने को तैयार नहीं थे। अगली सुबह जब मैं उठा तो घर का माहौल बदला हुआ था। अदील मेरे लिए नाश्ता लाया। अम्मी मेरे सर पर तेल लगाने आई। वो पुरानी मोहब्बत दिखाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब मेरी आंखों पर से पट्टी उतर चुकी थी। मैं जानता था कि ये सब इसलिए है क्योंकि इन्हें पता है कि मैं अभी भी कमा सकता हूँ, मैं अभी भी जिंदा हूँ। मैंने नाश्ता किया और खामोशी से बाहर निकल गया। गली के मोड़ पर खड़े होकर मैंने इस घर को देखा जो कभी मेरा ख्वाब था। वो मुझे कब्रिस्तान लग रहा था जब मेरे जज्बात दफन थे। मेरे दोस्तों, मेरी कहानी शायद आपको अफसाना लगे लेकिन जितना हकीकत है। हम जो परदेश में अपनी जवानी गला देते हैं अपने बूढ़े वालिदैन और बहन भाइयों के लिए, अपनी ख्वाहिशात का गला घोंट देते हैं, हम ये भूल जाते हैं कि हम भी इंसान हैं। हमें लगता है कि घर वाले हमारी कुर्बानी की कदर करेंगे, लेकिन सच तो ये है कि अक्सर औकात हम इनके लिए सिर्फ एक ज़रूरत होते हैं। अपने घर वालों से मोहब्बत ज़रूर करें, लेकिन खुद को मत भूलें। अपनी कमाई का कुछ हिस्सा अपने लिए रखें, क्योंकि जिस दिन आपकी जेब खाली होगी या आपकी आंखें बंद हो गई, तो ज़रूरी नहीं कि वो लोग आपके लिए रोएं जिनके लिए आप सारी उम्र रोते रहे हैं। इंसान की कदर उसकी सांसों से नहीं, उसकी जेब से होती है। ये वो सबक है जो मैंने अपनी मौत का ड्रामा रचाकर सीखा था। खुदारा जिंदा इंसानों को जिंदा ही समझें, इन्हें सिर्फ करेंसी नोट समझकर उनके जज्बात का कत्ल मत करें। ये बहुत तकलीफ देह होता है, बहुत तकलीफ दे। उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।